लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। वर्ड केमिकल का मतलब होता है कि ऐसी स्पीशी, ऐसा सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस विच कैन पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे तुम्हारे HCl, HNO3, NaCl, K2SO4, CaCO3 एटसेट्रा, जिसका भी तुमने कंपाउंड का नाम सुना होगा, CuSO4, ZnSO4, Zn, Na, कैल्शियम, सारे एलिमेंट्स, सारे कंपाउंड केमिकल्स होते हैं क्योंकि वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वर्ड काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, माने किसी केमिकल के अंदर जो मोशन हो रहा उसकी स्टडी। तो केमिकल काइनेटिक हमको किसी केमिकल के मोशन के बारे में बताएगा। अब मोशन तो मतलब कोई केमिकल मोशन कैसे कर सकता है। अब केमिकल तुम यहाँ रखो किसी बीकर के अंदर, अब वो केमिकल चल के थोड़ी ना आगे चला जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो तो मोशन कर ही सकते हैं। एक पार्टिकल का नाम मान लीजिए ए है, एक का मान लीजिए बी है, तो ए और बी एक दूसरे से स्ट्राइक करके हो सकता हो नया कोई कंपाउंड बना दे। तो हमको यही सीखना है कि कंपाउंड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं या जो इस किसी रिएक्शन के अंदर पार्टिकल्स हैं कितनी स्पीड से रिएक्शन करते हैं। तो आसान भाषा में केमिकल काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड ऑफ रिएक्शन, माने किसी रिएक्शन की स्पीड क्या है। हो सकता हो रिएक्शन की स्पीड स्लो हो सकता हो किसी रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो सकता हो किसी रिएक्शन की स्पीड मॉडरेट हो, ना तो बहुत फास्ट ना तो बहुत स्लो। बहुत स्लो जैसे रस्टिंग 1 साल 2 साल 6 महीने पकड़ लेती है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लगता है। फास्ट रिएक्शन जैसे पानी के अंदर नमक डिज़ोल्व कर दो, NaCl प्लस वाटर ले लो, ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। आगे चल कर के इस बात पे चर्चा करेंगे कि फास्ट रिएक्शन फास्ट क्यों होती है, स्लो रिएक्शन स्लो क्यों होती है। आगे जाके सबका इसका डिस्कशन होगा। मॉडरेट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो ना तो बहुत फास्ट हो ना तो बहुत स्लो हो, जो तुम लैब के अंदर परफॉर्म करते हो, जो 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 घंटे 2 घंटे या 10-5 मिनट जो पकड़े, वो मॉडरेट रिएक्शन होती है। हम इस चैप्टर के अंदर मॉडरेट रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ना तो हम फास्ट पढ़ते ना बहुत स्लो पढ़ते। आगे जाके डिस्कशन ये भी करेंगे कि फास्ट क्यों नहीं पढ़ते, स्लो क्यों नहीं पढ़ते। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे मॉडरेट। वहाँ जाकर के आगे एक टॉपिक और बताऊँगा, वहाँ जाकर एक शब्द मैं मेंशन दोबारा करूँगा, स्लो। वो स्लो ये स्लो नहीं होगा। कैसे मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन को होने में 1 साल लगता है, 1 ईयर लगता है, ये स्लो है। अब मान लीजिए कोई रिएक्शन बहुत फास्ट है, ये 10⁻⁻6 सेकंड में हो जा रही, तो ये फास्ट है। ना तो हम ये पढ़ेंगे ना हम ये पढ़ेंगे। लेकिन कोई रिएक्शन मान लीजिए 5 मिनट में होती है। अब रिएक्शन जरूरी थोड़ी ना एक स्टेप में हुई होगी, हो सकता हो पहले स्टेप नंबर 1 हुआ हो, फिर स्टेप नंबर 2 हुआ हो। मान लीजिए स्टेप नंबर 1 तो हो गया हो 4 मिनट 30 सेकंड में, और स्टेप नंबर 2 थोड़ा स्लो था, उसको मान लीजिए 30 सेकंड लगे। तो अब इस रिएक्शन के अंदर ये तो है मॉडरेट, लेकिन देखो इस रिएक्शन के भी 2 स्टेप हुए। एक स्टेप हुआ स्लो जिसको 4.5 मिनट हो गए, एक स्टेप हुआ फास्ट जिसको 30 सेकंड हुए। तो मॉडरेट के अंदर भी स्लो फास्ट हो सकते हैं। ये स्लो 1 ईयर वाला स्लो ये नहीं पढ़ना, स्लो ये स्लो कि अगर 2-3 स्टेप कोई रिएक्शन होती हैं तो उसमें से कोई स्टेप तो जल्दी होगा, कोई स्टेप लेट होगा। जैसे तुम अभी कोई चैप्टर की तैयारी करनी शुरू करो, तुम्हारे पेपर आ जाए, तुम टॉपिक पढ़ना शुरू करो, चैप्टर पढ़ना शुरू करो। मान लो टोटल 10 चैप्टर हैं, अब 10 चैप्टर में से कोई चैप्टर ऐसा होगा जो तुम बहुत फास्ट पढ़ लोगे, कोई चैप्टर ऐसा होगा जो बहुत स्लो होगा। तो वो इस स्लो का मतलब मेरा वो स्लो से है। आगे चल के इसकी डिटेल आराम से पढ़ेंगे। यह हो गया तुम्हारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। केमिकल काइनेटिक हमको क्या बताती है, केमिकल काइनेटिक हमको बताती है स्पीड ऑफ रिएक्शन, माने कोई रिएक्शन कितनी स्पीड से होगी। अब केमिकल काइनेटिक के अंदर जो, अब मैं धीरे धीरे स्पीड ऑफ रिएक्शन नहीं बोलूँगा, 1-2 बार बोलूँगा उसके बाद बंद कर दूंगा स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलना, किताबें बंद कर देती हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, माने रिएक्शन का स्पीड कितना है, इसी को बोलते हैं रेट। सब एक ही है, स्पीड ऑफ रिएक्शन सुन लो चाहे रेट ऑफ रिएक्शन सुन लो या खाली रेट सुन लो, सबका मतलब एक ही है। अब क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालें कैसे और केमिकल के अंदर मोशन कैसा होता है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, या कई किताबें पर यूनिट टाइम लिखती हैं। चेंज इन टाइम माने कंसंट्रेशन में कितना चेंज है, किसका, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का भी हो सकता है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का भी हो सकता है, लेकिन किताबें रिएक्टेंट का डिस्कस करती हैं, प्रोडक्ट का कम डिस्कस करती है, लेकिन होता है। अगर मैं ले लूँ, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट आर है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कुछ रही होगी, 1 किलो 2 किलो 5 किलो, तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं R1 मानूंगा, फाइनल कंसंट्रेशन को R2 मानूंगा, तो चेंज कितना आएगा, चेंज आएगा R2 माइनस R1। और टाइम कितना लगा, इनिशियल टाइम T1 मान लीजिए, फाइनल टाइम T2 मान लीजिए, तो आया T2 माइनस T1। इसी को तुम R2 माइनस R1 को डेल्टा R भी बोल सकते हो, और T2 माइनस T1 को डेल्टा T भी। इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और अगर चेंज बड़े हैं तो डेल्टा लगाओ। मान लो चेंज है 1 किलो का, 2 किलो का, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का, जो मेजरेबल हो। लेकिन अगर चेंज ये 0.0001 का, तब तुम डेल्टा नहीं इस्तेमाल करते, तब तुम इस्तेमाल करते हो डी आर बाय डी टी। और हमेशा याद रखना, हम इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब होता है इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन और एक्टिव मास। एक्टिव मास माने वो मास जो रिएक्शन करने गया है। मान लीजिए तुम 10 ग्राम कोई सब्सटेंस लेकर के आए हो, एकदम से सारा मास रिएक्शन करने नहीं गया होगा, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम रिएक्शन करने गया होगा। तो अभी वो मास हमारे लिए जो रिएक्शन करने गया है, मान लीजिए 2 ग्राम रिएक्शन करने गया है, वो मास मेरे लिए एक्टिव मास है। ऐसा मास जो रिएक्शन करने के लिए गया है। ठीक है जी। अब देखो, यहाँ मैं हल्की हल्की एक एक मिस्टेक छोड़ रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वो कवर करता चला जाऊँगा। अभी इंट्रोडक्शन लेक्चर है, एकदम से सारी डिटेल दे देंगे तो एकदम से डाइजेस्ट नहीं होगी। धीरे धीरे चल करके आगे तुम इसको डिटेल देते रहेंगे, इसको कवर हम वहाँ अच्छा से करेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेके पहले समझते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट था R, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए शुरू में रिएक्टेंट 10 ग्राम था, ठीक है। इसको तुम चाहो तो दिमाग में कैंडल सोच लो कि कोई मोमबत्ती है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, रिएक्शन अलग होती है, ये प्रोसेस है कैंडल वगैरह का। रिएक्शन मैं समझा दूंगा आगे जा करके, क्वेश्चन लेकर के। मान लीजिए शुरू में रिएक्टेंट 10 ग्राम था, तो प्रोडक्ट कितना रहा होगा, 0 ग्राम। क्यों? क्योंकि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई। इनिशियल स्टेज का मतलब होता है प्रोडक्ट नहीं बना होगा। टाइम कितना मानो, इनिशियल टाइम हुआ 0, मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं करी, तो टाइम तो 0 मानना पड़ेगा। 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट 5 मिनट, जितना देर के बाद तुम रीडिंग लेना चाहो ले लो। अब मैं अगली रीडिंग लेता हूँ, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर, मतलब 10 सेकंड के बाद। अब रिएक्टेंट पक्का कम रह गया होगा, क्योंकि तुमने मोमबत्ती जला दी होगी। पहले अगर उसका वेट अगर 10 ग्राम था, धीरे धीरे जल जल के अब तो वो कम रह गई होगी। मैं वैसे ही अपने दिमाग के लिए 8 ग्राम इसको मान लेता हूँ आसान करने के लिए, और ऐसा मान लेता हूँ कि 2 ग्राम प्रोडक्ट बन गया होगा। अब यह तुम इसको दिमाग में ऐसा बिठा नहीं लेना कि 10 में से 8 रह गया, 2 ग्राम कम हुआ इसलिए 2 ग्राम बन गया। नहीं, आगे चल के इसको डिस्कस भी करेंगे। 11th में पढ़ के तो आए होंगे, पर डिस्कस भी करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ये रिएक्टेंट 2 ग्राम कम हुआ है तो प्रोडक्ट 2 ग्राम ही बनता होगा, ऐसा नहीं होता। आगे जाके बताएंगे इसको ठीक से। अभी के लिए मान लेता हूँ कि शुरू में रिएक्टेंट 10 ग्राम था तो प्रोडक्ट 0, थोड़ी देर के बाद 8 ग्राम रह गया तो प्रोडक्ट रह गया 2 ग्राम। इसको ले लेता हूँ इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट, इसको ले लेता हूँ फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्ट। अब पहले मैं निकालूंगा रेट ऑफ रिएक्शन, माने स्पीड ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। तो फॉर्मूला क्या था, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। R2 कितना है 8, R1 कितना है 10, T2 कितना है 10, ये रहा T2। इसको T1 T2 भी लिखना चाहो लिख लो, 10 माइनस 0। देखो इस अच्छी किताबों में ना तुमको यहाँ T2 माइनस T1 लिखा ही नहीं मिलेगा, सीधा क्या मिलेगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T। क्यों? क्योंकि उनको ये पता होता है कि भाई T1 तो 0 ही है, लेने की क्या ज़रूरत है, तो वो लेते नहीं है। लेकिन तुमको मेरे हिसाब से रखना चाहिए, क्योंकि हर बार T1 0 नहीं होगा, तब तुमको फिर वहाँ जा कर के दिक्कत आएगी क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ये आएगा -2/10 एंड दैट विल बी इक्वल टू -1/5। अब देखो तुम्हारा रेट आ गया माइनस में, रेट माने स्पीड। स्पीड नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए थी, स्पीड नेगेटिव होती भी नहीं है। फिर यहाँ नेगेटिव क्यों आया है? यहाँ ही नेगेटिव शो कर रहा है डिक्रीज, कि अमाउंट डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे।
और रिएक्टेंट का अमाउंट हमेशा घटेगा ही। तुम कुछ भी लेकर के आओ, 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो रिएक्टेंट गायब हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। घर के अंदर गैस सिलेंडर देख लो, वो ख़त्म हो जाता है। लकड़ी देख लो, अगर जलाओगे लकड़ी ख़त्म हो जाएगी। और जी मोमबत्ती देख लो, मोमबत्ती जलाओ ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी रिएक्टेंट लेकर के आओ, कुछ समय के बाद वो गायब हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट ऑलवेज नेगेटिव होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम ऑलरेडी एक नेगेटिव बाहर लेके चलो। क्यों? क्योंकि इस अंदर का जो पोर्शन लिया है ना, ये पोर्शन, इसमें से तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो एक नेगेटिव तुम लगा दो, अंदर से एक नेगेटिव। सोचो अगर मैं सेम क्वेश्चन वापस करूं एक नेगेटिव साइन के साथ, तो कैसा रहेगा? ये नेगेटिव एज इट इज़ अंदर रखो। R2 कितना? 8 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 0। अब देखो आंसर फिर से, इसको कट कर दो। देखो ये नेगेटिव कितने हो गए? पॉजिटिव 1/10। स्पीड तो भाई पॉजिटिव ही आ सकती है, नेगेटिव नहीं आ सकती, वो तो केवल सिंबल रिप्रेजेंटेशन है। तो याद रखना, मैं अब से रिएक्टेंट के सामने हमेशा नेगेटिव लूँगा। एक बार वापस से रेट निकाल के देखें क्या प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का आएगा रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इसको ROR लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में, रेट ऑफ रिएक्शन। दिस विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। फाइनल प्रोडक्ट कितना हुआ? 2 ग्राम। इनिशियल प्रोडक्ट कितना था? 0 ग्राम डिवाइड बाई T2 माइनस T1। टाइम तो 10 माइनस 0 ही है। देखो ये 2/10 आया है, काटेंगे पीटेंगे, आंसर आएगा 1/5। 1/5 आ चुका। ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये प्लस का मतलब है कि प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, और प्रोडक्ट हमेशा इंक्रीज़ होंगे। इसके अंदर तुमको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्टेंट के सामने माइनस लगाएंगे क्या? हाँ लगाएंगे। देखो ये लगा रखा मैंने। प्रोडक्ट के सामने माइनस लगाएंगे क्या? ना, ज़रूरी नहीं है, उस पर प्लस लगा के रखो। एक थोड़ा आसान करने के लिए समझाता हूँ कि ये है क्या, मतलब ये जो 1/5 आता है ये है क्या। ऊपर क्या था? देखो ये ऊपर वजन है, मैं वैसे वेट लेके चलाऊँ, लेकिन ऊपर तुम्हारी मोलैरिटी चलेगी, कंसंट्रेशन चलेगी। मैं भी वेट लेके चलाऊँ ताकि तुमको थोड़ा आसान लगे समझने में। ऊपर ये जो 8 था, ये क्या था? ग्राम। 10 क्या था? ग्राम। 2 क्या था? ग्राम। मैं ऐसे रख रहा हूँ भाई इसको। और नीचे क्या था? 5। ये जो 10 था, ये क्या है? ये सेकेंड है। तो स्पीड तुम्हारी क्या आई? 1/5 ग्राम पर सेकेंड। और सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने जाएंगे ना भाई, तो आंसर आएगा 0.2 ग्राम पर सेकेंड। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट का 0.2 ग्राम 1 सेकेंड में खर्च हो जा रहा प्रोडक्ट बनने में। तुम्हारे पास टोटल कितना रिएक्टेंट है? टोटल है तुम्हारे पास 10 ग्राम। मतलब इससे तुमको पता चल जाएगा कि कितनी देर में रिएक्टेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर हम वापस से रिएक्टेंट की रीफिलिंग करेंगे। अगर तुम किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो तो तुमको ये पता होगा कि रिएक्टेंट दोबारा कब भरना है। अब इसकी ख़त्म होने की स्पीड कितनी की स्पीड से ख़त्म हो रहा है? ये 0.2 ग्राम पर सेकंड की स्पीड से ख़त्म हो रहा है। प्रोडक्ट भी सेम, देखो यहाँ सिंबल नेगेटिव आता रहेगा, और ये देखो ये भी 0.2 ग्राम। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट 0.2 ग्राम की स्पीड से बन रहा। अगर तुम मान लीजिए किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो या तुम्हारी फैक्ट्री है, तो तुम ये बता सकते हो कि भाई हम ये सामान इतनी ग्राम 1 सेकंड में बनाएंगे तो 1 दिन में कितना प्रोडक्शन हो सकता। उस हिसाब से तुम ऑर्डर पैकेज कर सकते हो कि भाई हम 10 दिन के अंदर आपको डिलीवर कर देंगे। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीन डिलीवर करनी थी ना, तो उन्होंने ऑर्डर तो लिया होगा कि हम 1 करोड़ दे देंगे, 2 करोड़ दे, कितनी वैक्सीन 1 दिन में दे देंगे। तो वो स्पीड से ही पता चलता है। अब ज़रूरी नहीं कोरोना की वैक्सीन हो, मेडिसिन हो, फूड प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, लेज़ का पैकेट हो सकता है, कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ जो लैब के अंदर बनती हो, इंडस्ट्री के अंदर बनती हो यूजिंग केमिस्ट्री। चलिए अब इसके एक अच्छा एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ। मान लीजिए 2H2O। अच्छा एक पहले ये समझा दूँ, ज़रूरी नहीं है जितना तुम सोचे उतना ही बने। एक उदाहरण ले लो, ये वैसे 11th का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेरे को यहाँ समझाना पड़ेगा, नहीं तो डिटेल बैठेगी नहीं अच्छे से दिमाग में। मान लीजिए NaCl है। किस में टूटेगा NaCl? NaCl टूटेगा Na प्लस प्लस Cl-। मान लीजिए एक NaCl का पार्टिकल है, तो एक Na से एक Na बनेगा, एक Cl बनेगा बस। तो जब एक नमक टूटता है तो एक Na बनेगा और एक Cl बनेगा। बाय चांस अगर BaCl2 होता तो एक, तो प्रोडक्ट ये बनता, एक बेरियम और क्लोरीन के 2। तो अगर एक BaCl2 टूटेगा तो 2 क्लोरीन के आयन जनरेट करेगा। कैसे? ऐसे BaCl2
अगर हम इसको तोड़ दें तो Ba अलग हो जाएगा। और देखो कितने Cl हैं, Cl और Cl, ये देखो 2 Cl नहीं मिल गए एक BaCl2 टूटने पे। तो इनको देखा करो, वो रट्टेबाजी नहीं मार के आना कि एक ग्राम से सर 2 ग्राम कैसे बन गए, नहीं, 1 ग्राम से ये देखो 2 भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2, ये 3 होते तो मैं 3 भी लेता। जैसे मान लीजिए AlCl3, प्रोडक्ट कितना बनेगा, Al प्लस 3Cl नेगेटिव। देखो 1 से कितने बन गए, 3, तो 3 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है। तो ये कोफिशिएंट देखने अब से सीख लो। और एक एग्जांपल लेके पहले समझा दें रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे निकलता है और क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ये अपने को काम आएगा भाई अच्छे क्वेश्चंस के अंदर। मान लीजिए H2O2 है, ये कोरोलॉजी काम आएगी, नहीं तो फिर रट्टेबाजी हो जाएगी। H2O प्लस O2 बैलेंस करने के लिए देख लीजिए ऐसे करूँगा, 2 दूनी 4, सब बैलेंस है। ये कोफिशिएंट पूरे मस्ट हैं आप इस साल अपने लिए। अब मान लीजिए मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन इसका निकालना है। मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकाल सकता हूँ, H2O2 का, H2O का, O2 का, मैं सबका निकाल सकता हूँ, सबका, कि कौन कितनी स्पीड से टूट रहा है और कौन कितनी स्पीड से बन रहा है। सबके टूटने की और बनने की स्पीड अलग अलग होती है। जैसे अब कोई अगर ये कहे कि भाई सर ये कैसे संभव है, मतलब एक कंपाउंड अगर टूट रहा है तो दोनों कंपाउंड के बनने की स्पीड तो सेम होनी चाहिए। मान लीजिए 1 मिनट के अंदर रिएक्शन ख़त्म कर रहा है, मतलब ये 1 मिनट में रिएक्शन कर लेगा, तो 1 मिनट में तुम भी तो बनने चाहिए भाई, तुम ही से तो प्रोडक्ट बनेगा ना। क्लास के अंदर मान लीजिए कोई टीचर है, ठीक है, मान लीजिए वो 10 मिनट में लेक्चर डिलीवर कर दे रहा है, भाई तुमको 10 मिनट में थोड़ी समझ में आ रहा होगा, वो तो डिलीवर करके चला गया। सामने वाला बच्चा हो सकता उसी बात को 2 दिन बाद समझे, पीछे वाला बच्चा हो सकता हो उसी बात को 4 दिन में समझे, हो सकता हो कोई बच्चा वहाँ बैठा हो इंस्टेंट समझ ले। तो सबकी रिएक्शन का टाइम अलग अलग हो सकता है भाई। ओ को वापस अपने आप से जुड़ना भी तो पड़ेगा, इधर से तो मान लीजिए ओ टूट गई तो वापस खुद भी तो बनेगा एक दूसरे से मिलके, एच को ओ से वापस बॉन्ड बनानी पड़ेगी। हो सकता है ओ और एच जल्दी बॉन्ड बना ले, ओ और ओ लेट बॉन्ड बनाए। तो इनके बनने की और इसके टूटने की स्पीड बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना बिल्कुल भी कि भाई ये जितनी स्पीड से टूटेगा उतनी स्पीड से उधर बनेगा ही, नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, अब ये क्वेश्चन हम सीखते हैं पहले, तो फिर मैं इसकी एक ट्रिक दूंगा, तुमको ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। अभी से डिटेल सीखोगे तो फिर बोर्ड तक अच्छा काम आएगा ये। अब मान लीजिए कि इसकी H2O2 की टूटने की स्पीड 20 मोल पर मिनट है, मिनट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब इसका 20 मोल, मोल भी नहीं, तुमको मैं ग्राम से ही समझाऊंगा, इसको अच्छे से समझें, इसको ग्राम से समझ लो। वैसे होता है यहाँ मोल पर लीटर है। मान लीजिए 20 ग्राम पर मिनट है, मतलब H2O2 20 ग्राम 1 मिनट में टूट जाएगा। और अगर मैं 100 ग्राम लेके आया हूँगा ना इसका, तो ये लगभग 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा कंप्लीट। तो मैंने ये मान लिया कि इसकी स्पीड 20 ग्राम पर मिनट की है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी। देखो अगर ये 2 ग्राम टूटा है तो उधर भी कितने ग्राम बनेगा, 2 ग्राम ही बनेगा। और अगर ये 4 ग्राम बनता तो 4 ग्राम टूटता, माने दोनों इक्वल हैं, जितना ये टूटेगा उतना ही वो बनेगा। अब अगर ये 20 ग्राम टूटा है ना तो वो 20 ग्राम ही बना होगा, तो ये भी बना होगा 20 ग्राम 1 मिनट में। ये देखो इधर जाओ, इसको देखो, ये देखो 2 ग्राम टूट गया और ये देखो 1 ग्राम बना है। मतलब अगर इसका 20 ग्राम टूटा है तो उसका हाफ, 2 से कितना बन रहा है 1, 2 का हाफ, तो 20 से कितना बनेगा 20 का हाफ, 10 ग्राम पर मिनट। अब मैं ये चाहता हूँ सबकी स्पीड लिखूँ, मैं एक ही फॉर्मूले में लिख दूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू H2O2 का तो है 20 ग्राम पर मिनट और H2O का भी है 20 ग्राम पर मिनट और इसका है 10 ग्राम पर मिनट। ये किसकी स्पीड है, H2O की। ये किसकी स्पीड है, ये तुम्हारे पास है H2O की, सॉरी ये स्पीड है भाई O2 की, ये H2O की है। और ये किसकी स्पीड है, ये स्पीड है H2O2 की। सबकी स्पीड देख लीजिए अलग अलग है, ये 10 है, ये 20 है, ये 20 है। तो मैं चाहता हूँ कि सबकी स्पीड इक्वल लगे,
किताबें चाहती हैं सबकी स्पीड इक्वल लगे, रिलेशन आए। तो रिलेशन लिखने के लिए सबको इक्वल टू लिखो, लेकिन अभी इक्वल नहीं है, 10 है या 20 एक दूसरे के इक्वल तो नहीं है, तो इस व्यक्ति को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड ही क्यों सर, मल्टीप्लाई कर सकते थे क्या? मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। मैं इस 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो भी 20 आता। मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, मैं तो कर दूंगा लेकिन किताबें नहीं करती। तो किताबों की हैबिट होनी चाहिए, सब जगह डिवाइड कर रखा है इसलिए मैं भी डिवाइड करता हूँ। इसको भी डिवाइड कर दो, कितने से? 2 से। डिवाइड करने के बाद देखो क्या आएगा, 10। इधर भी देखो, बस इधर भी, ये तो ऑलरेडी 10 है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसके लिए था? ये H2O2 के लिए, ये था H2O के लिए, और ये था O2 के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, सबकी स्पीड का रिलेशन होता है। ए का, बी का, सी का, जितने लोग रिएक्शन करने गए हैं उनकी स्पीड का इक्वल को बोल देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और अब से चेक कर लो, ये 2 कहाँ से आता है? ये 2 यहीं से आता है। जो कोफिशिएंट होगा उसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे जैसे अब कोई लिखे 2A प्लस 3B प्रोडक्ट इज़ 4C, बोलेगा इन सब का रेट लिखो। भाई सबकी स्पीड अलग अलग है। मैं 3B के बजाय ना इसको ऐसा लिख देता हूँ पहले ना थोड़ा समझ आएगा तुमको इससे। यहाँ लिख लो 2A, इसको लिख लीजिए 4B, इसको लिख लीजिए 8C। 2 से कितना बन रहा है? 4 दुगना, 2 से कितना बन रहा है? 8, लगभग 4 गुना। सबका रेट लिखो। अब इसका रेट लिखने का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन कंसंट्रेशन। नहीं, इसको ऐसा लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन को डेल्टा ए। इसका मतलब है डेल्टा ए का A2 माइनस A1, A2 ए की कंसंट्रेशन माइनस ए की पहले वाली कंसंट्रेशन, डिवाइड बाय डेल्टा टी। नेगेटिव सामने लिख के चलना। नेगेटिव मैंने क्यों लिखना है मैंने बता दिया पहले से ही। 4B को कैसे लिखें? 4B को लिखें 1/4 डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा सी। इसको लिखें 8, इसको लिखें डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये देखो सब मैंने इक्वल टू निशान लगा दिया, सबकी स्पीड इक्वल नहीं रही होगी, हमको इक्वल बनानी पड़ेगी। तो बनाने के लिए मैंने स्कीम भी यहाँ दिखा दी थी कि जो भी कोफिशिएंट होगा, देखो 2 थे ना, 2 से डिवाइड कर दो सीधा। इसकी जो भी स्पीड आएगी ना 2 से डिवाइड कर दो। इसकी जो भी स्पीड आएगी ना 4 से डिवाइड कर दो। इसकी जो भी स्पीड आएगी उसको 8 से डिवाइड कर दो। ये रिलेशन है। अब से किसी की भी रिएक्शन का रेट निकालना हो ऐसे निकालो, डेल्टा ए डिवाइड बाय डेल्टा टी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। मतलब कितनी स्पीड से डिसअपीयर हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट तो ख़त्म ही हो जाएगा, मोमबत्ती लेकर के आओगे वो तो ख़त्म ही हो जाएगी भाई। डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यहाँ टी आएगा। इसको बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन, माने कितनी स्पीड से प्रोडक्ट बन रहा है। प्रोडक्ट बनता है तो यही आएगा। डेल्टा सी बाय डेल्टा टी को क्या बोलें? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। यहाँ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना चाहिए कि बी की स्पीड क्या है। और ये 1/4 टाइप क्या है? ये 1/4 कुछ नहीं है, ये इनको इक्वल करने के लिए लिखा गया है, स्पीड्स ये नहीं। मैं एक एग्जांपल और लास्ट लूँगा जिससे तुमको रेट अच्छे से और समझ में आएगा। तुम चाहो तो किताबों में ना इसको इसको XYZ करके मान लेते हैं, कई बार हम उसी क्वेश्चन को मानेंगे। एक लास्ट एग्जांपल और समझना पड़ेगा जिसमें हमको समझ में आएगा कि रेट होता क्या है, अदरवाइज रेट का भाई थोड़ा सा रट्टा लग जाएगा। रेट और सीखना चाहिए डिटेल के अंदर, क्योंकि पूरे चैप्टर में मैं बार बार बोलूँगा रेट रेट, तुम्हारे टीचर्स बोलेंगे रेट रेट, और किताबों में भर भर के आता है रेट ऑफ रिएक्शन। हम उसको क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन अंदर तक बात उतरती नहीं कि रेट है क्या। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका नाम मैंने मान लिया ए, दूसरा कोई व्यक्ति है इसका नाम मान लिया मैंने बी, और तीसरा कोई व्यक्ति है इसका नाम मैंने मान लिया, थोड़ा सही नहीं बना ना ये तो व्यक्ति, ये तो सही बना देगा इसको, ये रहा सी। ठीक है, लो देख सकते हैं क्या? हाँ अब ठीक है, इसका नाम मैंने मान लिया सी। मान लीजिए ए कोई व्यक्ति है, वो गोलगप्पे बेचता है। ठीक है, ये खाने वाला है बंदा, ये इसका दोस्त, ये भी खाने वाला है।
ठीक है। अब ये इनको गोलगप्पे खिलाएगा, इनकी प्लेट में गोलगप्पे रखेगा, स्पीड से रखेगा, जल्दी जल्दी। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि ये व्यक्ति ए, इसकी गोलगप्पे रखने की स्पीड और इनकी खाने की स्पीड हो ये सकता है कि इक्वल हो, मतलब जितनी स्पीड से ए इनको गोलगप्पे रखते जाए रखते जाए रखते, उतनी स्पीड से खाते जाए, कुछ बचेगा नहीं मतलब प्लेट के अंदर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ए धीमा हो, मतलब ए गोलगप्पा रख ही ना पाए और बी वेट कर रहा है कि भाई रख दो खाऊं, तुम रखो तो खाऊं, या सी वेट कर रहा है कि तुम रखोगे तो मैं खाऊंगा, तुम उसके चेहरे की तरफ कई बार देखते हो कि भाई रखते। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ए बहुत तेज हो, जल्दी जल्दी गोलगप्पे रखे और तुम मतलब पहला गोलगप्पा खाओ, इस बीच वो 4 गोलगप्पे और रख देगा तुम्हारी प्लेट में। तो बहुत से सीन है, हो सकता हो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो सकता हो ए ग्रेटर देन बी प्लस सी हो सकता हो ए लेस देन बी प्लस सी हो। तो मुझे नहीं पता, इनकी स्पीड बराबर भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो मैं ये केस मान के चलूँगा कि इनकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं है। अगर इक्वल होगी तो बहुत बधाई, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर अनइक्वल हुई तो वो केस हमको यहाँ डिस्कस करना। अगर इक्वल हुई तो अपना सारा टाइम बच जाएगा। अब ये मान लीजिए कि जो ए है वो 1 मिनट में 20 गोलगप्पे रख देता है, 20 गोलगप्पे पर मिनट, मतलब इसकी गोलगप्पे प्लेट में रखने की स्पीड 20 की है। अब बी की मान लेते हैं, बी जो है वो केवल 4 गोलगप्पे खाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर 4 ही गोलगप्पे खा लेगा, और जबकि ए कितने रख देता है 20। अब 20 किसकी प्लेट में, दोनों की प्लेट में, 20 ए की, 20 बी की, 20 सी की, टोटल सोच लो 20 रख देगा। अब सी को पकड़ो, सी मान लो कि ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में 5 गोलगप्पे खा सकता है, 5 गोलगप्पे पर मिनट। ठीक है। अब देखो ए की स्पीड, बी की स्पीड, सी की स्पीड क्या इक्वल है क्या, नहीं। इसकी स्पीड तो हुई 20 गोलगप्पे, यार स्पेलिंग देख लेना भाई, पर मिनट। इसकी बी की स्पीड हुई 4 गोलगप्पे पर मिनट, मतलब ये 4 गोलगप्पे खाएगा, और इसकी स्पीड आएगी 5 गोलगप्पे पर मिनट। ठीक है। इनके आगे मैं प्लस लिखता हूँ क्योंकि ये खाएंगे, और इसके आगे मैं लिखूंगा नेगेटिव क्योंकि इसके तो घर से गोलगप्पे जा रहे हैं ना भाई, पैसा ही तो आ रहा है लेकिन गोलगप्पे तो कम हो गए। रेट इज इक्वल टू, अब मैं चाहता हूँ कि सब इक्वल दिखें, इक्वल तो है नहीं। अगर कोई पूछे ए की स्पीड कितनी 20 की, कोई पूछे बी की स्पीड कितनी 4 की, कोई पूछे सी की स्पीड कितनी 5 की, तो ए की स्पीड अलग हो सकती है, बी की स्पीड अलग हो सकती है, सी की स्पीड अलग हो सकती है, सेम भी हो सकती थी, सेम पे मेरा कोई आर्ग्यू है नहीं, सेम भी हो सकती थी, लेकिन मेरा जो फॉर्मूला मैं लास्ट में बना के दूंगा वो सब पे काम आएगा। स्पीड इक्वल हुई तो भी काम आएगा, नहीं इक्वल हुई तो भी काम आएगा। अब देख लो, फिर समझ लो, ए का रेट कितना, ए का रेट मतलब सिर्फ ए की स्पीड, बी का रेट कितना, बी की स्पीड, सी का रेट कितना, सी की स्पीड। लेकिन अगर वो तुमको मेंशन ही ना करे रेट, रेट किसका अगर ना मेंशन करे तो मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इस ए बी और सी की स्पीड को इक्वल लिख दो। क्या मैं इनकी स्पीड को इक्वल लिख सकता हूँ क्या, नहीं। देखो अभी इक्वल स्पीड नहीं है, इसकी स्पीड 20 की है, ये 20 है, ये 4 है, ये 5 है, तो एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि सबकी स्पीड इक्वल आए। अगर मैं थोड़ा थोड़ा ठीक लिखूं तो ऐसे लिख दूं क्या, 20 ए प्रोडक्ट में 4 बी प्लस 5 सी। मैं ऐसे वैसे लिख दे तुम्हारे को समझाने के लिए, इसे काम नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम ये चाहते हैं कि इन सब की स्पीड इक्वल आए, स्पीड इक्वल नहीं है, इसको मैं कितने से डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं, इसको डिवाइड करूं ताकि सबकी स्पीड सेम आ जाए। तो मैं इसको दिमाग से डिवाइड करूंगा 20 से, इसको कर दूंगा 4 से, इसको कर दूंगा 5 से। अब जैसे ही तुम इनको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखो जरा, अच्छा सा मार्कर ले लें क्या, ये लेते हैं, ये बढ़िया है। अब डिवाइड कर दो। ठीक है। अब देखो ये व्यक्ति आएगा 1 गोलगप्पा, ये बार बार डी छप जा रहा है मेरे से, पर मिनट इज इक्वल टू ये भी 1 गोलगप्पे पर मिनट इज इक्वल टू 1
गोलगप्पे पर मिनट। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। जो लोग इंस्टाग्राम चलाने वाले हैं वो 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद रील देख के बोर हो जाते, वो तो 30 मिनट 40 मिनट की वीडियो देखते भी नहीं। हम सोचते हैं कि बस 20 मिनट की वीडियो देखी और काम ख़त्म। उससे काम नहीं चलेगा। पेपर में तुम बैठ के देखोगे मुंह की तरफ कि अब मैं क्या करूं अगर डिटेल क्वेश्चन आ जाता है जब। ठीक है, तो कोशिश ये करा करो जब भी कोई टीचिंग वीडियो देखें तो लेंथ डिस्कस ना करो, उसके अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस करो कि भाई कॉन्सेप्ट सारा डिटेल पढ़ा दिया क्या। नहीं तो ये वीडियो के 5 मिनट में मिल जाएगी, उसका एडवांटेज नहीं है। रेट इज़ इक्वल टू, अब देखो सबकी स्पीड देख लो इक्वल है क्या। हाँ, ये किसकी स्पीड थी, ए की, ये किसकी स्पीड थी, बी की, ये किसकी स्पीड थी, सी की। इसी को हम लिखते हैं डेल्टा बी बाय डेल्टा सी, इसको लिखते हैं डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, प्लस प्लस ये माइनस चलता आएगा। इसी को मैं आर ओ आर बोलता हूँ, इसी को मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन कुछ नहीं होता, ए बी और सी की स्पीड को इक्वल कर दो तो वो होता है। इसको कितने से डिवाइड करना पड़ गया था, 20 से, तो यहाँ डिवाइड बाय कोफिशिएंट होएगा, इसको डिवाइड बाय कोफिशिएंट होएगा, इसको डिवाइड बाय कोफिशिएंट होता है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है जी। ए की, बी की, सी की स्पीड, ए की स्पीड ये थी, बी की स्पीड ये थी, सी की स्पीड ये थी, लेकिन इनकी स्पीड इक्वल नहीं है। इक्वल कर दोगे सबकी स्पीडों को तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी नहीं होता। फिर सीख लीजिए, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ सी अलग अलग होती है, रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी अलग अलग होती है। लेकिन जब मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन, उसका मतलब होता है कि सबको जाओ इक्वल रख दो, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। आई होप समझ में आया हो। ठीक है जी, मैं एक फॉर्मूला तुमको दे के जाता हूँ आज, इसको नोट कर लो। मेरी पूरे लेक्चर की वीडियो में से केवल 2 फॉर्मूले तुम्हारे काम के। अब जिसने सीख लिया है वो सिर्फ ये लिखो कि रेट इज इक्वल टू होता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, प्लस माइनस का सिंबल। अगर तो हुआ रिएक्टेंट तो ले लेना माइनस, और अगर हुआ प्रोडक्ट तो फिर भाई तुम ले लेना इसको पॉजिटिव में। ठीक है जी। दूसरा मेरा फॉर्मूला आज यहाँ से नोट करके जाएंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन है ए ए, बी बी, सी सी एंड डी डी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइड बाय टी, जो भी एक कोफिशिएंट हो उससे डिवाइड कर दो। क्यों, ताकि व्यक्ति इक्वल आ जाए। देखो मेरे को 20 से डिवाइड करना पड़ा था, 20 से 4 से डिवाइड करना पड़ा था। इधर देखो ऊपर क्वेश्चन के अंदर मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ा था, 4 से डिवाइड करना पड़ा था, ये रहा 4, 8 से डिवाइड करना पड़ा था। जहाँ मर्जी देख लो, यहाँ मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ा था। डिवाइड करना ही पड़ेगा ताकि स्पीड इक्वल आए। मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/b डेल्टा बी डिवाइड बाय डेल्टा टी, मस्ट बी इक्वल टू 1/c डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा टी, मस्ट बी इक्वल टू 1/d। प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव, रिएक्टेंट हमेशा नेगेटिव। और मैं तो यहाँ पे मास लेके चला हूँ, तुमको मास नहीं रखना होता है, तुमको रखनी होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। और जो टाइम होगा वो होगा टाइम, मिनट में लो सेकंड में लो, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे जाके डिस्कशन करेंगे कैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अभी तुमको सेकंड लिखना चाहिए, वो ऐसा यूनिट होती है। मेरे पूरे लेक्चर में से बस तुमको 2 ही वीडियो काम की आएंगी। ठीक है, सॉरी 2 वीडियो नहीं, 2 फॉर्मूले। ये 2 फॉर्मूले उतार के जाना, तुमको क्वेश्चन काम आएंगे। दोनों फॉर्मूले उतार लो भाई। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम करेंगे 2-3 न्यूमेरिकल पास, फिर अपना लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। 40-40, 50-50 की मिनट की वीडियो बनेंगी। पहला क्वेश्चन कि NH3 N2, सॉरी इसको वापस ठीक कर दें क्या, इसको वापस ठीक करो, N2 + 3H2 एंड द प्रोडक्ट इज 2NH3। पहला क्वेश्चन आएगा फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, इफ रेट ऑफ
disappearance, if rate of disappearance of H2 hydrogen is 3.4 into 10 की पावर -3 mole per liter per second. Find rate of appearance of अमोनिया। अमोनिया को क्या होता है? NH3। अब मान लीजिए क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको ऐसे सोल्व करो, पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ROR इज इक्वल टू N2 का कितना 1, तो डेल्टा N2 डिवाइड बाई डेल्टा T नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू 1/3 डेल्टा H2 डिवाइड बाई डेल्टा T मस्ट बी इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 डिवाइड बाई डेल्टा T। ठीक है, मेरी राय ये रहेगी, मैं तुमको एक क्वेश्चन दो तरीके से करा के दिखाऊंगा। मेरी राय ये रहेगी कि तुमको उसको मेरे टाइप 2 से पढ़ना चाहिए, अल्टरनेट 2 से पढ़ना चाहिए। पहला क्वेश्चन, ये क्या चीज़ है जी? इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। ये क्या चीज़ है? इतना पोर्शन ये होता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2। ये क्या होता है? ये होता है रेट ऑफ, सॉरी ये भी डिसअपीयरेंस है भाई, रिएक्टेंट तो डिसअपीयर होगा ना, ये होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब कैसे करें इसको? देखो, पहला तो मेरे से पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, सब इक्वल है, उन दो को उठाना जिसकी बात करेगा। पहले देखो क्वेश्चन में पूछा फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब ये तो उठेगा ही। अब देखो इसमें से किसकी वैल्यू देखी, हाइड्रोजन, मतलब इसकी बात करें। इन दोनों को इक्वल रख दो, क्योंकि सब इक्वल है तो आपस में इक्वल रखो, इनको क्या बुराई है। ROR मस्ट बी इक्वल टू 1/3 डेल्टा ऑफ H2 डिवाइड बाई डेल्टा ऑफ T। ये तुमको दे ही रखा है, देखो 3.4 उठाओ और यहाँ रख दो। ये जो 3.4 थी इसकी वैल्यू है 3.4 इंटू 10 की पावर -3 और डिवाइड बाई 1/3। नेगेटिव बाहर रखें क्या ना, तुमको इस नेगेटिव का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो ये नेगेटिव का क्या करें जी, इस नेगेटिव को जा करके प्लस लिख दो। प्लस क्यों लिख दे? क्योंकि उसने ये ऑलरेडी तुमको दे रखा था, ये नेगेटिव में है। अब तुम कहोगे सर ये यहाँ तो नेगेटिव लिखा ही नहीं है। लिखा है, देखो ये रहा डिसअपीयरेंस। जैसे मान लीजिए तुम्हारे 100 रुपये गुम हो जाएं, लॉस हो जाएं। पहला तुम ये कह दोगे कि लॉस 100 रुपीज़, दूसरा तुम लिख दो -100 रुपीज़। लॉस का मतलब भी माइनस होता है, तुम ये नहीं कह सकते लॉस -100, दोनों नहीं आ सकते भाई, एक आएगा। जब शब्द बोल दिया डिसअपीयर, इसका मतलब वो नेगेटिव में था, तो तुमको अंदर एक, और ये तो बाहर नेगेटिव था ही, एक नेगेटिव तुम रखोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो सोचना भी नहीं है, वैसे भी कुछ नहीं सोचना, नेगेटिव पॉजिटिव, अंत में जो भी तुम्हारा आंसर आए उसको बस प्लस पा के लिख दो, ख़त्म। कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? फाइंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। अब देखो अमोनिया की तो बात कर रहा है, इसके इक्वल टू क्या है, सब है। N2 देखो कहीं क्वेश्चन में बात नहीं करी, ना पूछा ना दिया, N2 को छोड़ दो। मैं सोच रहा हूँ इन दोनों को इक्वल रख दो। तुम अब इसको और इसको भी रख सकते थे, रेट ऑफ रिएक्शन को पता तो चली गया, लेकिन छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पास पास के बंदे इक्वल रख दो, इन दोनों को इक्वल रख दो। और वैसे भी ये ऑलरेडी इक्वल हैं भी, इक्वल रखो इन दोनों को। कैसे रखें इनको इक्वल? ये ऑलरेडी इक्वल हैं, ठीक है। देखो माइनस का 1/3, इस पूरे H2 वगैरह की वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको प्लस लिख लेंगे क्योंकि अंत में स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। एक नेगेटिव 3.4 लेके आएगा, एक इसके पास है तो पॉजिटिव ही माना जाएगा। वैसे भी इस 1/2 से कोई मतलब नहीं होगा, इसकी उसने वैल्यू मांगी है। जब भी पूछेगा ना अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, वो बिना कोफिशिएंट के पूछता है, मतलब इतने को बोलते हैं बस, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, इसको नहीं। इस कोफिशिएंट को उठाओ और इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/3 इंटू 2 इंटू 3.4 इंटू 10 की पावर -3 आ गया आंसर, ख़त्म।
ठीक है, यही पूछा था बस। ये तो हुआ टाइप 1 तरीका। मैं ये चाहता हूँ कि तुम टाइप 2 सीखो, उसमें मतलब न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस बहुत लो होते हैं, बहुत कम। टाइप 1 में तो मेरे से हो भी जाते हैं, टाइप 2 में से तुमसे गलती भी दिखेगी नहीं कुछ भी। ठीक है, इसको देखो टाइप 2 को। ये फॉर्मूला लिखते ही ना दिमाग में जाना, इसको या रफ कॉपी में जाना, इसको तुम एक्स लेट कर लो। 1/3 से मतलब नहीं, इसको तुम वाई लेट कर लो। वाई किसको? इसको। बिना कोफिशिएंट के ही होते हैं अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, याद रखो इस बात को। डेल्टा टी, इसको तुम जाओ जेड मान लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो कहेगा फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन की बात कर दी तुमने, हाइड्रोजन को क्या मान रखा है? वाई, मतलब वाई की वैल्यू गिवन है, रख दो बस आंसर। अपॉन 2z इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर ओ आर। किसकी वैल्यू पूछी है पहले क्वेश्चन में? रेट ऑफ रिएक्शन। इसको और इसको इक्वल रख दो आंसर, रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? दूसरा क्वेश्चन उसने जेड की बात पूछी थी, अमोनिया की बात पूछी थी, तो इस बार क्या करो, इन दोनों को इक्वल रख दो बस। 1/3 इंटू 3.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/2z। जेड की वैल्यू कैसे आएगी? मल्टीप्लाई करो और तुम्हारे सामने इसका आंसर। बस ये रेट ऑफ रिएक्शन इतना ही था। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन के टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। नाम से समझ में आ गया होगा, इंस्टेंटेनियस मतलब उस समय स्पीड कितनी थी, या स्पीड ऑफ रिएक्शन एट गिवन टाइम की उसी समय बताओ स्पीड कितनी थी, या स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर यहाँ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की क्या मतलब है? अगर मेरे को जानना है कि 10 बजे रिएक्शन कितनी, तो डायरेक्ट बताओ, इंटरवल देने की क्या ज़रूरत है? इंटरवल देने की ज़रूरत इसलिए है बच्चों क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला जब तुम पढ़े थे उसके अंदर क्या आता है? डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी माने T2 माइनस T1। तो तुमको दो टाइम चाहिएंगे। मान लो तुमको जानना है 10 बजे का रिएक्शन, तो कोई बात नहीं, बोल दो कि सर T1 ले लो 10 बजे और T2 ले लो 10 बज करके 0.0001 सेकेंड। बस ये दो इंटरवल मिल गए, तो अंत में तुम 10 बजे का रिएक्शन निकाल सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? तो इंटरवल बहुत स्मॉल ही, तो मैंने वह थोड़ा सा वैसे ले लिया, लेकिन इंटरवल इससे भी स्मॉल होता है। 0.0000 ऐसे 1 चलता ही जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, बड़ा स्मॉल इंटरवल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेल्टा गलत लगा दिया। जब स्मॉल इंटरवल होते हैं तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हमेशा डी लगाता है। डी का मतलब ये होता है स्मॉल चेंज। और एवरेज में क्या होगा? एवरेज में निकलेगा स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन एट लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। जब टाइम ज़्यादा लार्ज हो तो उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ भी लिख दूँ क्या? आर ओ आर। ठीक है, इसका ग्राफ सीखना चाहते हो तो ग्राफ सीख लो। इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा होता है। ऐसा। अच्छा, पहले सीख लो कि पता कैसे चलेगा ग्राफ। मान लीजिए कोई किताबों में ऐसा लिख दे, कई जगह ग्राफ को ऐसा लिख दे, मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा ग्राफ सही है या कौन सा ग्राफ गलत है? मुझे तो समझ ही नहीं आएगी। उसके लिए एक ट्रिक ये है, बता देता हूँ। मान लो दो ग्राफ तुम्हारे सामने रखे और तुमसे पूछे बताओ रिएक्टेंट कौन सा। ये ग्राफ रिएक्टेंट का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये यहाँ पे कोई मोमबत्ती दिमाग में लेके चला करो, जब भी मैं रिएक्टेंट मानूँ 10 ग्राम की मोमबत्ती अपने दिमाग में दौड़ा लिया करो। 10 ग्राम यहाँ पे होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को वैसे तो मोलैरिटी मानते हैं, पर क्वेश्चन करने के लिए दिमाग में वजन चला लिया करो, मास, वेट।
यहाँ होता है टाइम, ये टाइम 10 ग्राम, 9 ग्राम, 8, 7, 6, ऐसे करते करते वेट कितना आ गया 0। अब दुनिया का कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है भाई जो तुम 0 ग्राम लेके चले थे और वो रिएक्टेंट बढ़ गया। देखो ये मान लो 10 बजे की रीडिंग ये है, 11 बजे की रीडिंग ये है, 12 बजे, ऐसा कैसे हो गया भाई। शुरू में तुम टाइम 0 लेके चले और शुरू में कुछ रिएक्टेंट था ही नहीं, धीरे धीरे रिएक्टेंट पैदा हो गया। हाँ नहीं, हम कोई रिएक्टेंट पैदा नहीं कर सकते, रिएक्टेंट 0 ग्राम हो नहीं सकता। और कैसे बढ़ेगा भाई, रिएक्टेंट गलत है। 10 ग्राम की मोमबत्ती लेके आए होंगे शुरू में, ऐसा नहीं हो सकता कि सर हमारे घर 0 ग्राम की मोमबत्ती थी, धीरे धीरे वो 1 किलो की हो गई, ऐसा कैसे हो गया भाई। शुरू में कुछ ना कुछ वजन होगा। 10 ग्राम देखो अब कम हो रहा है, 9, 8, चेक करो, ये मान लो 10 बजे है, देखो 10 बजे मान लो 9 ग्राम का वेट रह गया, आगे चलो 11 बजे देखो वेट कम हो गया होगा, आगे चलो 12 बजे चलो देखो वेट और कम हो गया होगा 7। तुम टाइम बढ़ाते जाओगे तो मोमबत्ती का वजन कम होता चला जाएगा। ये ग्राफ सही था। तो रिएक्टेंट के ग्राफ जनरली नीचे आते हैं। और प्रोडक्ट, ये किसका ग्राफ है, ये प्रोडक्ट का है। फिर शुरू में मोमबत्ती से निकलने वाला धुआं कितना था 0 ग्राम, धीरे धीरे धुआं बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है। तो ये प्रोडक्ट के ग्राफ होते हैं, ये रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट के हमेशा ऊपर की तरफ दिखेंगे लगभग, और रिएक्टेंट के हमेशा नीचे की ओर ग्राफ दिखेंगे। ये फ़र्क होता है। अब देखो अगर मेरे को जानना पड़ जाए फिर भी मैं कैसे निकालूं, ऐसे ये रहा ग्राफ। अब देखो मान लीजिए कि चलो ठीक है ग्राफ ऐसा आ गया, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा ग्राफ बिल्कुल डायरेक्ट सीधा ना हो सकता हो ग्राफ कुछ कुछ करके। देखो मैं प्रोडक्ट के लिए डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। हो सकता हो ग्राफ कुछ कुछ ऐसे गया हो। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी है 11 बजे, यहाँ पे मान लीजिए 11:30 हो गए, यहाँ पे मान लीजिए वेट था कोई 8 ग्राम, यहाँ पे मान लीजिए वेट हो गया होगा 10 ग्राम। ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो मेरे को ए से बी के अंदर जानना है कि कितना स्पीड था, ए से बी की प्रोसेस का स्पीड कितना है। तो ए बी की स्पीड कितनी होगी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। x2 कितना है, पहले कितना था, देखो 11 बजे की जो रीडिंग होगी ना, ये है t1 टाइम, तो ये होगी x1, ये होगा t2 टाइम तो ये होगा x2। रख दो वैल्यू, 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 11:30। देखो 11:30 से 11 घटाओगे तो 30 मिनट बचेगा। तो आंसर आएगा 2/30 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/15। तो ये आ गया। इसको क्या बोलते हैं, ये स्पीड है। कितना टाइम दे रखा है, 30 मिनट। ये जो तुम्हारा स्पीड आया है ना, ये एवरेज स्पीड है। ज़रूरी थोड़ी ना है हर पल स्पीड इतनी चली होगी। एवरेज का मतलब तो होता है इस 30 मिनट में इतनी स्पीड आई होगी 1/15। कभी कभी स्पीड तेज़ हुई होगी, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, ऐसे चलती गई होगी। तो ये तो उनका एवरेज है। अब अगर मान लीजिए मुझे ये ले लूँ, एक तो ले लूँ रीडिंग 11 बजे की, दूसरी लेता हूँ 11:00:00:00:01 पर। ये तो मैं थोड़ा सा दूर दिखा रहा हूँ, वो इससे भी पास होता है। देखो ये 8, ये कुछ ही रही होगी ऊपर। तो ए, अब ये ले लो बी डैश, तो ए और बी डैश के बीच जो स्पीड रही होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसमें बिल्कुल h टेंड्स टू 0 होता है। मैथ वाले बच्चे मेरी बात समझेंगे कि ये लगभग लगभग 0 के आसपास होगा चेंज। और इस चीज़ का दूसरा मतलब सीखिए। मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसा है, स्पीड का दूसरा एक मतलब और होता है, वो भी सीख लो। मान लो ये टाइम t1 है, ये 1 आवर है, ये मान लीजिए टाइम t2 है, ये मान लीजिए 2 आवर हो गया, ये मान लो 1 घंटा, ये मान लो 2 घंटे हो गए, ये मान लो 10 ग्राम है, ऊपर जाके ये हो गया 20 ग्राम। ये मैं प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। रिएक्टेंट में बस नेगेटिव आएगा इसलिए मैं सिंबल लेना नहीं चाहता, नहीं तो रिएक्टेंट की भी पढ़ सकते हैं। मान लीजिए 20 ग्राम है और मान लीजिए 10 ग्राम है। थोड़ा साफ लिखता हूँ इसको ऐसे, फिर
20 ग्राम 10 ग्राम, ये रहा ए, ये रहा बी। पहले चेक करो, तुमको इसके अंदर एक ट्रायंगल दिखेगी, राइट एंगल ट्रायंगल, ये देखो दिखेगी। इसको मानना चाहो तो सी मान लो, ठीक है, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई, चॉइस है, जो मर्जी मान सकते थे। देखो थीटा, ठीक है, ट्रायंगल देखो, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल देखो ए बी सी। ए बी सी के अंदर तुमको पी बी पी एच एच बी 10वीं क्लास का याद आएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपरन्यूज। अगर मैं ए बी सी में टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, समझ में आ जाएगा टेन थीटा ही क्यों। टेन थीटा बराबर होता था पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी, माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना तुमको दिखता है, परपेंडिकुलर तुमको दिखेगा बी सी, बी से सी की दूरी। बी सी कैसे निकालूँ मैं, देखो ये कैसे निकलेगा, बी डी में से अगर मैं सी डी निकाल दूँ, बी डी की वैल्यू कितनी है, देखो ये मेरे को ना, ये थोड़ा तुमको इससे समझ में आएगा। इसकी वैल्यू जानना चाहते हो ना, बस इसकी, तो ये कैसे आएगी, ये वैल्यू आएगी इस पूरे में से, जो कि कितना है 20। इस पूरे में से तुम ये घटा दो, दूसरे वाला ये घटा दो, थोड़ा डार्क कर दोगे इसको, ये ब्लू ले लो, नहीं ब्लू तो ये है ही, ग्रीन ये ले लो, ठीक है। ये कितना है, ये 10, तो 20 पूरे में से ये 10 घटा दो, तो 20 माइनस 10। और अब बड़े ध्यान से देखो, ये x1 और ये x2 ही था क्या, और बेस देखो, बेस में देखो ये है सिर्फ ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, ये पूरा, इसको मान लो ओ, ओ डी माइनस ओ ई, मतलब ये 1 घंटा और ये 2 घंटा, इनके बीच गैप कितना आएगा 1 आवर, मतलब 2 माइनस 1। और चेक कर लो ये T2 माइनस T1 था क्या, तो इसी को बोलते हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इसी को लिखना चाहो तो लिख लो डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी, इसी को स्मॉल डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं स्लोप। सब इसी के मतलब है, सब सेम है, ठीक है जी। अब ये लेक्चर कंप्लीट हो गया।